तो 29 फरवरी को क्लास 12 की गणित विषय के पेपर के लिए आप लोगों को हम लगातार जो है वायरल मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं और अभी तक मैंने आपको टोटल जो है 3 मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए। आज हम आप लोगों को चौथा वायरल मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं जो कि अन्य मॉडल पेपर से बिल्कुल अलग है। ठीक है, सभी विद्यार्थी भी क्लास को अंत तक देखेंगे क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बाकी अगर आपके अंदर कहीं पर कमजोरी है तो आप जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जिस चैप्टर में दिक्कत हो आप उस चैप्टर को देख डालिए। अभी आपके पास समय है, नहीं बाद में आपको समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को बिना समय को लॉस किए हुए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का पार्ट बहुविकल्पी जानते ही होता है। इसमें दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, ये देखिए पहला बहुविकल्पी प्रश्न है और टाइम टेकिंग प्रश्न है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान आपको यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया 0.35। ठीक है, सोचना पड़ जाएगा इन क्वेश्चनों में। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का मान इन्होंने दे रखा है, कितना दिया है 0.6। ठीक, आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है तो ई और एफ अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान क्या होगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में एक जबरदस्त प्रश्न है। देखो ये 1 नंबर में आया है। ठीक, मैंने प्रायिकता की भी क्लास आप सभी लोगों को दी है, अलग से आप लोगों की मांग थी तो मैंने उसकी भी क्लास दी। मैंने कहा था कि जब 2 घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो प्रोबेबिलिटी अब जैसे ई और एफ स्वतंत्र हैं तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा इनकी अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के क्या होगा भैया, बराबर होगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के गुणनफल के बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। बात को समझ में आई कि नहीं समझ में? तो यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, हम सूत्र जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। होता है कि नहीं होता है? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करें तो 0.35 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नहीं पता, मान लीजिए उसको एक्स कर दिया मैंने। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कारण क्योंकि ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई यूनियन एफ के स्थान पर कितना लिख सकते हैं 0.6। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका हो जाएगा 0.35 प्लस ये आपका x हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करें तो 0.35 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को हमने x माना है और प्लस 0.6, हमको x का ही मान निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 0.35, इस 0.6 को इधर लाएंगे माइनस का 0.6 हो जाएगा। 0.35x इधर आई है, इस x को उधर ले जाएंगे माइनस का x हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप 0.6 से 0.35 घटाओगे, यहाँ पर 0.6 भैया बड़ा है तो 0.6 से हमें घटाना पड़ेगा 0.35 को। चलिए घटा लेते हैं, 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, ये 0.25 आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी गलती करेंगे, 0.35 से 0.6 को घटाएंगे कहेंगे 0.29 होगा, बस गलत हो जाएगा। यहाँ 0.6 भैया बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या से हम क्या करें, छोटी से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ जो बचेगा माइनस का बचेगा, माइनस का 0.25 बचेगा और यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, 0.35 माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए माइनस का 0.25 बराबर x, 0.35 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.65 बचेगा। और चूंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर माइनस का ही बचेगा, दोनों पक्षों में माइनस से माइनस काट देंगे, ये 0.25 हो गया और इसको इधर नीचे लाएंगे तो ये 0.65 हो गया बराबर x हो जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाएंगे, 5 से घटेंगे 25 और ये हो जाएगा 13 × 5 = 65। x का मान आ गया 5/13। अब बताओ बहुविकल्पी प्रश्न इतना बड़ा आएगा तो आपको समय लगेगा कि नहीं? तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो आज का मॉडल पेपर है थोड़ा सा अलग है, अलग लेवल का है, इसलिए इसको हल करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब बहुविकल्पी प्रश्न जो है इतना बड़ा आ गया, अब आप सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खापड़, यदि शून्योत्तर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो गुणनफल होगा वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर कब होगा? इसकी कंडीशन आप सभी को पता है कि जब थीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो, क्योंकि cos 0 के वैल्यू 1 होती कि नहीं होती है, तो बराबर होगी तो cos 0 के वैल्यू 1 होगी। ठीक, तो 1 के बराबर भी और 1 से बड़ा भी हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान, तो इसके लिए जो थीटा की वैल्यू होगी, क्योंकि cos थीटा बनता है ना वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर के बीच का कोण थीटा होता है तभी तो डॉट प्रोडक्ट ए बी cos थीटा होता है, जहाँ थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या बराबर और 90 डिग्री से छोटी या बराबर होती है। आई बात समझ में कि नहीं समझ में? क्योंकि 90 डिग्री के बराबर होगी तो cos 0 के लिए 0 नहीं हो जाएगी। और उस पर देखिए ऊपर जो लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी,
यहाँ पर ये चीज़ दी गई, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 से बड़ा भी हो बराबर भी हो, तो बराबर होने के लिए थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए या 90 डिग्री से कम होना चाहिए, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। बात समझ में कि नहीं, क्योंकि 0 के बराबर होगा तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0 होगी, जो 1 होगी, जो कि 0 से बड़ी होगी। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और 90 डिग्री से छोटी या बराबर, तब जो है ये कंडीशन आएगी। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं गा पार्ट की ओर। ठीक है, गा पार्ट की ओर, ये खा पार्ट था। गा पार्ट में ये दिया गया है कि आव्यूह एक दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। आव्यूह -1, 2, 0, -4 और दिया गया 3, 1। ये एक आव्यूह दिया गया, इसको आप ए मान लीजिए। इसका योज्य प्रतिलोम बोला गया। प्रतिलोम पूछा जाता तो इसका मतलब ए इनवर्स पूछते, लेकिन इन्होंने पूछा योज्य प्रतिलोम। किसी भी चीज़ का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। जैसे ए है तो इसका मतलब इसका माइनस कर दो, बस योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो जब माइनस करोगे तो इस आव्यूह को जब माइनस से गुणा करोगे तो माइनस से गुणा करने पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको माइनस से गुणा करोगे 4 हो जाएगा, इसको माइनस से गुणा करोगे -3 हो जाएगा, इसको माइनस से गुणा करोगे -1। अब ये जो आव्यूह बना वो इस दिए गए आव्यूह का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ओ सॉरी, कुछ गलती हुई भाई, कुछ गलती नहीं, कुछ नहीं गलती हुई। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। घा पार्ट देखते हैं, पहले का घा पार्ट। देखिए बिना रुके हुए हम क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे नहीं, इतना बड़ा मॉडल पेपर होता है, फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए आप लोग पूरा ध्यान इधर केंद्रित करते रहना। क्वेश्चन नंबर 1 का घा पार्ट, इसमें साइन इनवर्स, देखो क्या गजब का क्वेश्चन दिया है। साइन इनवर्स ब्रैकेट में cos x dx। आज का मॉडल पेपर बहुत ही गजब का है और बहुत ही अच्छे लेवल का है। अगर ऐसा आ गया ना तो आप सभी लोग फिर इसे कठिन बताओगे। ये कठिन है नहीं, ये आसान है, इसलिए कहता हूँ पहले से प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पर देखो क्या है, ये समाकलन 1 नंबर में आया है। अगर साइन इनवर्स है तो मैंने कितनी बार कहा कि कॉस को भी साइन बना लो। ठीक, तो कॉस को साइन बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कॉस एक्स को साइन 90 माइनस एक्स लिखा जा सकता है, लिख दिया मैंने। अब ये हो गया आई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा के स्थान पर कितना π/2 माइनस एक्स। हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, और यहाँ पर थीटा के स्थान पर π/2 माइनस एक्स है। अभी आपका हो जाएगा आई इक्वल टू π/2 dx हो जाएगा माइनस एक्स dx हो जाएगा। आई इक्वल टू π/2 dx का समाकलन कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स dx का कितना हो जाएगा, x²/2 प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, πx/2 माइनस x²/2 प्लस c। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है डी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्लस सी होना चाहिए, माइनस सी भी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बहुत सोच समझ के लगाना। चलिए अंगा पार्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया साइन इनवर्स एक्स का लॉग एक्स के होल स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। आप लोगों को मैंने एक तरीका बताया था कि किसी भी फलन के सापेक्ष अवकलन पूछा जाए, सापेक्ष जिसके पूछा जाएगा उसको बट्टे में रखना, बस इतना याद रखिएगा बस। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा लॉग एक्स के होल स्क्वायर के सापेक्ष बोला गया है। ठीक, तो गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। इसमें इन्होंने कहा है साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, तो हम साइन को मान लेते हैं कुछ भी मान लीजिए, u1 मान लीजिए, ठीक है, y1 मान लीजिए, जैसे y1 मान लिया। ठीक है, y1 बराबर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, पहले फलन को y1 मान लिया, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy1/dx 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x। इसको समीकरण 1 मानिए। दूसरा जो फलन दिया उसको y2 मानिए, y2 बराबर log x का होल स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy2/dx, क्योंकि x के पदों में है ना, कोई फलन जिसके पदों में होगा उसी के सापेक्ष तो अवकलन होगा। log x के होल स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 log x का अगेन अवकलन करेंगे तो 1/x। इस तरीके से dy2/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 log x बटे में x। इसको भैया समीकरण 2 मान लेंगे। इसके सापेक्ष करना था तो इसको नीचे रखेंगे, उसको ऊपर रखेंगे, अर्थात यहाँ पर वैल्यू आपको किसकी निकालनी थी, तो आप कहेंगे dy1/dy2 की। दूसरा फलन जो माना इसके सापेक्ष निकालना था, उसको बट्टे में रखेंगे। समीकरण 1 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, बट्टे में आ जाइए dy2/dx, dx कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 log x
इंटू में 1/x, 2 से 2 कैंसिल, x ऊपर चला जाएगा, x साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे लॉग एक्स। ये बट्टे वाला x ऊपर चला गया। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भैया, इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, एक्स साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स बटे में लॉग एक्स। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे में भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं दूसरे क्वेश्चन में भी। चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे से, एक क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो पहला पार्ट दिया इसमें बोला जा रहा है कि फलन एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, इसमें बोला जा रहा है कि एफ एक्स बराबर दिया गया है 3x + 4, ये दिया गया है, ओ सॉरी साइन 3x + 4 दिया गया है। क्या दिया गया, साइन 3x + 4। और इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आप ध्यान से देखिए, के लिए उच्चतम मान यदि कोई विद्यमान हो तो ज्ञात कीजिए। उच्चतम मान अगर विद्यमान है तो ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, हम उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको समीकरण 1 मानेंगे, फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f' आ जाएगा। मैंने उच्चिष्ट और निम्निष्ट का कॉन्सेप्ट अभी कल ही बताया है। f' बराबर कितना हो जाएगा, साइन 3x का अवकलन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे cos 3x और 3x का अगेन करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। 4 अचर पद का अवकलन 0, तो f' की वैल्यू जो आ गई वो 3 cos 3x आ गई। एक बार अवकलन हो गया, इसको समीकरण 2 मानेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f' बराबर कितना हो जाएगा, 3 cos 3x का अवकलन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे माइनस का साइन 3x, ठीक, और 3x का अगेन करोगे तो 3x का x के सापेक्ष 1, तो f' की जो वैल्यू आ जाएगी 3 त्रिक का 9 माइनस का 9 साइन 3x। इस तरीके से इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। किसी विद्यार्थी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हम अगले स्टेप में लिखते हैं उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए। उच्चिष्ट निम्निष्ट का ये कॉन्सेप्ट है, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए एक बार अवकलन को हम 0 के बराबर दिखाते हैं, अर्थात f' को हम 0 के बराबर दिखाते हैं। f' की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3 cos x बराबर कितना है, 3 cos 3x है, 3 cos 3x है। इसको हम 0 के बराबर दिखाएंगे तो cos 3x बराबर 3 जाएगा 0 के बट्टे में 0 हो जाएगा। cos 3x बराबर cos कितने की वैल्यू 0 होती है, तो आप कहेंगे cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से cos दोनों पक्षों में हट जाएगा, तो यहाँ से 3x बराबर 90 हो जाएगा, तो x बराबर 3 त्रिक का 9 मतलब 30 डिग्री आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर x बराबर 30 डिग्री आया है तो x बराबर 30 डिग्री पर f' की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 30 डिग्री पर f' की वैल्यू निकालेंगे। f' की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे माइनस का 9 साइन 3x है, 3x के स्थान पर 30 डिग्री, तो f' की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9 साइन 30 हैं कितना भाई 90, तो f' की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 साइन 90 की वैल्यू 1। f' की वैल्यू माइनस का 9 आ गई। हम जानते हैं कि जब f' को 0 के बराबर दिखाते हैं, वहाँ से जो वैल्यू आती है उसको f' में रखते हैं, और वैल्यू अगर ऋणात्मक मिलती है तो उस मान पर फलन उच्चिष्ट होता है, ठीक, नहीं तो फिर धनात्मक आती है तो निम्निष्ट होता है। तो x बराबर 30 पर क्या आया है, x बराबर 30 पर आया है माइनस का 9, अर्थात हम कह सकते हैं ऋणात्मक मान। ऋणात्मक मान, ऋणात्मक मान ये शो करता है कि इस वैल्यू पर ये फलन जो है उच्चिष्ट है, ठीक है। x बराबर 30 पर फलन उच्चिष्ट है, ये लिख देंगे, x बराबर 30 पर फलन उच्चिष्ट है। लेकिन आपको प्रश्न में पूछा गया, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया कि उच्चिष्ट मान विद्यमान हो तो क्या, जब उच्चिष्ट मान भी आएगा। अब मान निकालने के लिए तब उच्चिष्ट मान बराबर, उच्चिष्ट मान कैसे निकालते हैं, जो फलन दिया गया है f(x) बराबर कितना दिया है, साइन 3x + 4, तो ये हो जाएगा f(x) बराबर साइन 3 इंटू एक्स का मान 30 डिग्री + 4, साइन 30 है 90, साइन 90 की वैल्यू 1 + 4 बराबर कितना आ जाएगा 5। जो ये 5 आएगा ये उच्चिष्ट मान आएगा, क्योंकि 30 डिग्री पर उच्चिष्ट है, तो इसलिए जो इसमें वैल्यू रखेंगे तो इसको उच्चिष्ट मान बोला जाएगा। अगर निम्निष्ट होता तो निम्निष्ट मान कहा जाता। अब सोचो 1 नंबर का क्वेश्चन अगर तुम्हारे प्रश्न पत्र में ये आ गया तो कितना समय लगेगा, ठीक। अभी आप लोगों को एक क्लास हम देंगे कि किन प्रश्नों पर आपको कितना समय देना है, ठीक।
टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है आपको जानना बोर्ड एग्जाम में। अभी हिंदी के पेपर में मैंने आपको बताया भी था और कई सारे विद्यार्थियों ने उसे फॉलो किया, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों ने फॉलो नहीं किया, दिमाग में हल्के में लिया, फिर उनको समझ में आ गया होगा अच्छे से। हर एक प्रश्न को सॉल्व करने का अपना समय होता है, ठीक है। उस हिसाब से आपको बोर्ड एग्जाम में समय देना पड़ेगा भाई। चलिए इसे रब करें भाई। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर दूसरे का पहला क्वेश्चन जो 1 नंबर का है वो इतना बड़ा है, कितना समय लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। लेकिन एक खास बात होती कि आसान होते हैं सवाल 1 नंबर वाले में, ठीक। ये होता है कि सॉल्व हो जाएगा तो तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब चलिए दूसरे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में क्लियर होगा तो कोई दिक्कतें नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट दिया गया, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, खा पार्ट है दूसरे का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर कितना दिया गया 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर दिया गया 1/5। तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी अगर स्वतंत्र घटना है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। और इन्होंने यही पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए, अर्थात इसी का मान निकलना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना हो जाएगा 1/5। ये आंसर देखो तुरंत आ गया 3/25। ओके, चलिए अगला देखते हैं दूसरे का गा पार्ट। तो दूसरे के गा पार्ट में दिया गया है, यदि 2x2 कोट के आव्यूह P तथा Q इस प्रकार हैं कि P, देखिएगा P नॉट इक्वल टू 0, और बोला गया कि Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q 2 आव्यूह हैं, PQ बराबर आना चाहिए 0, और कंडीशन दी है QP बराबर आना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए एक P आव्यूह आपको ऐसा मानना जिसमें एक एलिमेंट 1 हो और बाकी एलिमेंट 0 हो, ये आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। और एक दूसरा आव्यूह जो है वो आपको तत्समक आव्यूह लेना पड़ेगा 2x2 का। तब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे P और Q निकालोगे तो 0 आएगा, निकाल के देख लो, चाहे आप PQ बराबर निकाल के देख लो 0 0 0 0, मतलब ये एक आपको नल मैट्रिक्स ही मिलेगा, आप गुणन करके देख लो। तथा जब आप QP निकालोगे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो ये दोनों आव्यूह आपके हो जाएंगे 1 नंबर में। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को कहीं पर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं घा पार्ट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दिमाग में नहीं रहते हैं। घा पार्ट लिखा है, यदि ए तथा बी ऐसी घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर x है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर y है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन है आपका ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान कितना होगा। आप सभी लोग जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए के तो बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान x है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान y है, तो x प्लस y, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब 1 नंबर में इतना बड़ा है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन अंगा पार्ट, पहले का अंगा पार्ट। इसमें कहा गया कि समाकलन कीजिए, इसको i के बराबर मान लेते हैं। समाकलन करना है x अपान में e की पावर x² dx, इसका समाकलन करना है। i इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ऐसा, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इंटू में e की पावर x²। देखिए e की पावर x² है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर -x² हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर फलन जाएगा तो घात ऋणात्मक हो जाएगी dx। अब यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन आपको करना है, x² बराबर t मानना है। जब x² बराबर t मानोगे तो 2x dx बराबर कितना हो जाएगा dt, यानी x dx बराबर कितना हो जाएगा dt/2। तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा x dx के स्थान पर dt/2 इंटू में e की पावर x² को t माना तो ये -t हो जाएगा। तो समाकलन हो गया अब आसान। i इक्वल टू कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, 1/2 आपका बाहर हो जाएगा, समाकलन ऑफ e की पावर -t, और ये कितना हो जाएगा dt, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। e की पावर -t का समाकलन कितना होता है, तो आप कहोगे -e की पावर -t होता है और प्लस c। अब t के पदों में तो फलन नहीं था तो आंसर t के पदों में आएगा नहीं, t का मान रख दीजिए -1/2, e की पावर माइनस क्या हो जाएगा x² प्लस c। इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1/2 e की पावर x² प्लस c, ठीक है। नीचे लेकर आओगे तो ये फिर धनात्मक पावर बन जाएगी। तो इस तरीके से दूसरे के सारे पार्ट होते हैं सॉल्व।
चलिए तीसरे के का पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और तीसरे का जो का पार्ट है बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। समय आपका हम बिल्कुल लॉस नहीं करेंगे, एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा करीब है, तो बस हम आपको क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे और आपको ये चीज़ भरोसा दिलाएंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता तो करना आपको क्या भाई, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मॉडल पेपर इसीलिए आपको सॉल्व करा रहे हैं कि प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से हो जाए। मैथ के पेपर में सबको जो है 100 में 100 का टारगेट लेकर ही चलना है, 95 प्लस ही लाना है, इससे नीचे तो लाना ही नहीं। तीसरे का पार्ट देखते हैं। तीसरे का पार्ट, तीसरे के का पार्ट में दिया गया कि fx एक जो फलन है वो कुछ इस तरीके से परिभाषित है। fx बराबर ये कुछ फलन जो है इस तरीके से परिभाषित है cos x और बटे में दिया गया है π/2 माइनस एक्स और यहाँ पर दिया x नॉट इक्वल टू π/2, ये दिया गया है 1 यदि x बराबर π/2। ये फलन कुछ इस तरीके से परिभाषित है x बराबर π/2 यानी इस लिमिट पर फलन के सतता का परीक्षण करना है, यानी सतता को चेक करना है कि कंटिन्यूअस फलन है या नहीं है। देखिए मैंने कंटिन्यूअस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है। अगर आप पुराने लेक्चर नहीं देखते हो और आपको नहीं आता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। एक विद्यार्थी ने कल हमारे पास कमेंट किया कि सर मैथ को बिना पढ़े कैसे पास करें। अब बताओ, ये कोई कमेंट हुई? और ये जो वीडियो बनाता है वो भी हमारे समझ में नहीं आता भाई, बिना पढ़े कैसे आप पास हो जाओगे यार, ये कौन सी बात हुई। मैथ है, आप मैथ लेकर चल रहे हो और 100 नंबर का पूर्णांक होगा, आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल के भी नहीं मिल रहे हैं, तो बिना पढ़े तुमको कौन पास कर देगा। ठीक, अगर आपको बिना पढ़े पास होना तो मैथ लेना ही नहीं था। पहली बात तो सबसे बड़ी बात, अगर आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ठीक है, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, बिना पढ़े पास होने की बात कर रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर x बराबर π/2 पर हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले x बराबर π/2 पर हम फलन की वैल्यू निकालेंगे। हमने कहा था जिस लिमिट पर फलन को कंटिन्यूटी चेक करना हो आपको उस लिमिट पर फलन की वैल्यू निकालना है, उस लिमिट पर LHS लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, उस लिमिट पर राइट हैंड लिमिट निकालना है, और तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं तो फलन आपका उस दी गई लिमिट पर सतत होता है। यहाँ पर इस लिमिट पर पहले फलन की वैल्यू निकालेंगे अर्थात f π/2 की वैल्यू निकालेंगे। fx बराबर कितना है, तो x बराबर जब π/2 तो फलन की वैल्यू आपको दी गई है 1, आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब सामने वाला फलन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस, मतलब π/2 से हल्की कम वैल्यू पर, फिर ये आपका हो जाएगा fx लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस fx की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे ये cos x बटे में π/2 माइनस x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम h टेंड्स टू 0 लिखते हैं और जहाँ पर x होता है वहाँ पर लिमिट से h को माइनस करके लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट में लिमिट को लिमिट के साथ h प्लस करके लिखते हैं। ये हो जाएगा π/2 माइनस x के स्थान पर लिखेंगे π/2 माइनस x। ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये आपका हो जाएगा cos π/2 माइनस h मतलब साइन h, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन h बटे में ये आपका हो जाएगा π/2 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये π/2 माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला x प्लस का x हो जाएगा, कोई दिक्कत। प्लस π/2 माइनस π/2 ये आपका 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर हो गया साइन h बटे में आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमने x लिख दिया है, π/2 माइनस h होगा। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर इसके बटे में h है साइन थीटा बाई थीटा और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, कक्षा 11 में पढ़ा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। ठीक, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ लिमिट पुट कर देना है। फिर हम अगले स्टेप में क्या निकालेंगे, RHL राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू π/2 प्लस π/2 से हल्की बड़ी वैल्यू पर, हमने कहा फलन यही रहेगा cos x बटे में π/2 माइनस का x। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू, अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे h टेंड्स टू π/2 प्लस, h टेंड्स टू π/2 प्लस नहीं, h टेंड टू 0, और जहाँ पर x है वहाँ पर लिमिट से h को प्लस करके लिखेंगे, π/2 x के स्थान पर लिमिट प्लस h करके लिखेंगे और h टेंड्स टू 0। अब ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आपका हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा का मतलब दूसरे में गए, और दूसरे में होता साइन, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, ना यह साइन है ना कॉसेक है, तो साइन cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन h और बटे में
π/2 माइनस π/2 और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस h हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस π/2 प्लस π/2 0, ऊपर माइनस नीचे माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल और ये बचेगा साइन h बटे h। अभी बताया कि साइन h बाई h और h टेंड टू 0 तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। अब आप कहोगे चूंकि फलन की वैल्यू दी गई लिमिट पर, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, इस वजह से अतः हम कह सकते हैं x बराबर π/2 पर जो fx है फलन है वो सतत है। क्या है? फलन सतत है। इस तरीके से कंटिन्यूटी चेक की जाती है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए आपको हर एक नंबर के लिए क्वेश्चन को तैयार रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया इसमें यह कहा जा रहा है कि आप ये बताइए, हाँ क्या पूछ रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। ध्यान दीजिएगा, हमने आप लोगों को अवकलज के अनुप्रयोग में राशियों में परिवर्तन की दर वाला एक चैप्टर पढ़ाया है, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनना है। ठीक, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना है। चलिए भाई, तो वहीं से ये क्वेश्चन आया है, राशियों में परिवर्तन की दर, ये एक टॉपिक है और वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही। इसका कहने का मतलब ये तीसरे का खा पार्ट dr/dt, त्रिज्या में परिवर्तन की दर को क्या लिखेंगे? dr/dt, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वृद्धि हो रही है। तब वृत्त की परिधि में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है, अगर वृत्त की परिधि को हम s से व्यक्त कर लें, वृत्त की परिधि होती है 2πr। हाँ, हमको वृत्त की परिधि में परिवर्तन निकालना, मतलब इस सूत्र का हमको t के सापेक्ष अवकलन करना है। t के सापेक्ष क्या करने पर भैया? अवकलन करने पर। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ds बटे में dt, 2π r का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे dr/dt हो जाएगा। तो ds/dt बराबर 2π का मान 22/7। dr/dt की बात करें तो आपका दिया है 0.7, दिया है कि नहीं दिया है? तो ds/dt यानी परिधि में परिवर्तन की जो दर आ जाएगी, 7 से 7 को काट सकते हो, यहाँ पर आपका 0.1 बचा। ठीक, 2 गुणे 22 और गुणे में 0.1, इसका गुणा करोगे 4.4 आ जाएगा। और ये चूँकि परिधि में परिवर्तन निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बढ़ते हैं बिना समय को लॉस किए हुए क्वेश्चन नंबर 3 के गा पार्ट की ओर। क्या आप सभी लोग रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 3 के गा पार्ट को देखने के लिए? क्वेश्चन नंबर 3 का गा पार्ट दिया है कि एक आव्यूह दिया गया है, एक आव्यूह a डैश दिया है, मतलब परिवर्त आव्यूह दिया गया है 3 4, ठीक, -1 2 और दिया गया 0 1, a डैश दिया गया, तथा एक आव्यूह b दिया गया है। ठीक है, तथा करके लिखा है लेकिन ये b आव्यूह है। b आव्यूह दिया गया है -1 2 1 1 2 3। अब आपसे पूछा जा रहा है, तब सिद्ध कीजिए a माइनस b का होल डैश जो है वो a डैश माइनस b डैश। इस चीज़ को कौन नहीं सिद्ध कर पाएगा? है, आपको क्या करना है, पहले इसको परिवर्त, इसको जैसे a डैश दिया है तो आप a आव्यूह का मान आराम से निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 3, है ना, रो को कॉलम में बदलना है, 3 4 हो जाएगा यहाँ, और ये आपका हो जाएगा -1 2 0 1। परिवर्त आव्यूह को तुम दोबारा परिवर्त करने पर वही आव्यूह की वैल्यू मिल जाती है। तो ये a आव्यूह आ गया, इससे इसको घटा करके जो परिवर्त आएगा उसका अलग अलग परिवर्त से घटा देना, LHS RHS बराबर कर देना, बस यही चीज़ प्रूफ हो जाएगी। सिंपल सी बात, घटाना सबको जानता है, परिवर्त का मतलब रो को कॉलम में बदल देना, ये कई बार बता चुके हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। घा पाठ देखते हैं। लिखा है कि यदि 2 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है अभी पिछले सेट में रिपीट हुआ है, 5/12। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी, इसको हम बोलते हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, अर्थात घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर आपको दिया गया 1/5। तो ये कहा जा रहा है, तब आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी,
देखो सबसे पहले आप सूत्र क्या लगाओगे, जैसे ये निकालना है आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तभी आएगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर इसका मान पता है आपको, इसका मान पता है, तो इसकी वैल्यू पहले आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको पता हो जाएगी। फिर आप सूत्र लगा दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आई कुछ बात समझ में? इसको थोड़ा उधर बढ़ा देते हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ से पता चल चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, इसको भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के का पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 के का पार्ट को अगर ध्यान से आप देखिए तो लिखा है निम्न आव्यूह समीकरण में से x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। निम्न आव्यूह समीकरण में से x तथा y के मान आपको ज्ञात करना है। तो ये तो हमारे समझ से बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आपको हम हिंट देंगे, क्योंकि आव्यूहों का जोड़ना घटाना ये बच्चों का खेल है और बोर्ड एग्जाम एक दिन के बाद है। अगर आप आव्यूहों का जोड़ना घटाना सीखेंगे तो हमारे समझ से फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए पहले से ही। हम आप लोगों को 5 और 8 नंबर वाले क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करा रहे हैं, तो हमारे समझ से चौथे का जो का पार्ट है वो सभी लोग कर लोगे। पहले 2 अवयवों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उधर 2 से गुणा करने के बाद घटाना है, और फिर दोनों अवयवों को क्या करना है, अवयव की समानता के आधार पर क्या करना है, बराबर दिखा देना। संगत अवयव बराबर दिखा करके एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। मेरे समझ से आप सभी लोग कर लेंगे, क्योंकि इससे भी हार्ड क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों की कमेंट के आधार पर मुझे आपके लेवल का पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के खा पार्ट की ओर। 4 के खा पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि 2i कैप एक सदिश दिया गया है, इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दिया गया एक दूसरा सदिश दिया गया है, इसको मान लेंगे सदिश बी, वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस का 4j कैप, उसके बाद क्या दिया गया है प्लस का लैम्डा के कैप। अब कहा जा रहा है कि दोनों सदिश परस्पर लंब हैं, तो लैम्डा का मान निकालो, ये भी पिछले सेट में हो चुका है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 दिखाएंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे भैया, 2 1 कम 2, 4 1 कम कितना हो जाएगा -4, लैम्डा 1 कम लैम्डा बराबर 0, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। -4 घटाओगे जब 2 से तो -2 उधर जाएगा +2। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ज्ञात कीजिए कि एक्स के किन मानों के लिए जो फलन है। अब अगला पार्ट गा पार्ट, एक फलन दिया है एफ एक्स बराबर दिया गया है ax अपान में a² प्लस x², ये फलन दिया गया है और बोला जा रहा है कि उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ है। हम मानते हैं कि अगर ये फलन उच्चिष्ट है किसी मान के लिए, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो निम्निष्ठ होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर यदि f(x) उच्चिष्ट है, लिखेंगे यदि f(x) उच्चिष्ट है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा भैया, निम्निष्ठ होगा। तो हम यहाँ पर व्युत्क्रम ले लेंगे, ज़्यादा बेटर है। क्यों, देखो जब व्युत्क्रम ले लेंगे तो फलन को अलग अलग कर पाएंगे, और जब फलन अलग अलग होगा तो उसका अवकलन करते भी बनेगा, ठीक है, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जब भी अवकलन करते वक्त फलन ना बने तो उसका उल्टा ले लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तब f(x) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम थोड़ा पलट देंगे, a² प्लस x² को ऊपर ले लेंगे और बटे में ax को। अब ये निम्निष्ठ आना चाहिए, निम्निष्ठ होगा तो उच्चिष्ट आना चाहिए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं f(x) बराबर a² बटे में ax प्लस x² बटे में ax, अलग अलग कर लिया। अब ये एक से a से कैंसिल, एक x से x कैंसिल, f(x) बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा a बटे में x प्लस x बटे में। अब ये मान लीजिए हमको फलन मिल चुका है, यहाँ पर मुझे फलन मिल चुका है, इसको समीकरण 1 मानेंगे। उच्चिष्ट निम्निष्ठ के लिए अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एक बार अवकलन करेंगे f(x) से पता चलेगा। जब देखिए यहाँ पर अवकलन करेंगे तो a हो जाएगा 1/x का अवकलन माइनस 1/x², x/a का अवकलन करेंगे 1/a बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जब एक बार अवकलन किया तो f(x) की वैल्यू आ गई -a/x² और प्लस 1/a, इसको मानेंगे समीकरण 2। फिर हम क्या करते हैं, तीसरी बार दोबारा अवकलन करते हैं तो f"x बराबर आपका आ जाएगा -a। x² का जब अवकलन करेंगे 1/x² का तो आएगा माइनस का 2/x³, और ये आपका हो जाएगा 1/a का अवकलन 0, क्योंकि अचर पद है। तो यहाँ से f"x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2a/x³, इसको आप मानोगे समीकरण 3। फिर आप क्या कहोगे, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ट व
निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए हम करते क्या है, जो एफ डैश एक्स होता है उसको 0 के बराबर दिखाते हैं। एफ डैश एक्स की अगर हम बात करें तो एफ डैश एक्स की वैल्यू है आपकी -a/x² प्लस 1/a बराबर 0। तो -a/x², इसको उधर ले जाएंगे तो -1/a, माइनस माइनस कैंसिल, a² बराबर x², तो x बराबर आ जाएगा +-a, कितना आ जाएगा +-a, स्क्वायर इधर बचेगा, अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट से कोई भी संख्या बाहर निकलती है स्क्वायर वाली प्लस माइनस निकलती है। तो एक वैल्यू x की हो गई a और एक वैल्यू x की हो गई -a। यही पूछा है कि किन मानों के लिए उच्चिष्ट, किन मानों के लिए निम्निष्ट। तो x बराबर a पर जो d2y/dx² मतलब दोबारा अवकलन किया है, या f'(x) जो दोबारा अवकलन किया है, इसकी वैल्यू चेक करेंगे। तो x बराबर a पर जब भी f'(x) की वैल्यू निकाली जाएगी तो आपको धनात्मक ही मिलेगी। यहाँ a³ रखेंगे आप, ये आ जाएगा 2/a², कितना आ जाएगा 2/a², जो कि धनात्मक है। क्या है, धनात्मक। और धनात्मक तो हम ये कहेंगे कि x बराबर a पर जो फलन है वो निम्निष्ट है। क्या भैया, निम्निष्ट है, निम्निष्ट है। x बराबर -a रखेंगे तो -a³ मिलेगा, ठीक है। x बराबर -a पर f'(x) की वैल्यू आ जाएगी -2/a²। तो कहेंगे x बराबर -a पर जो फलन है वो क्या है, उच्चिष्ट है। आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था, किन मानों के लिए फलन उच्चिष्ट है और किन के लिए निम्निष्ट। तो x बराबर a पर निम्निष्ट है, x बराबर -a पर उच्चिष्ट है। हमारे समझ से इस क्वेश्चन में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथे का घ पार्ट। इसमें एक 2x2 कोटि का एक आव्यूह दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसका व्युत्क्रम निकालिए। तो 2x2 कोटि के आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना कौन नहीं जानता है। 2 और यहाँ पर आपका हो गया -2, 4, 3। क्या आप सभी लोग इस छोटे से आव्यूह का ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हो? हजारों बार बताया मैंने इसको, क्या बार बार बताएं, ठीक है। इसका ए इनवर्स आप सभी लोग निकालिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से हम इसको रब कर देते हैं, फिर बताते हैं आगे के क्वेश्चन। तो अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के का पार्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के का पार्ट में बोला जा रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, यदि y = ae⁴mx + be⁴nx है तो ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। मैंने इस क्वेश्चन को कई बार आप सभी लोगों को सिद्ध भी कराया है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को सिद्ध करने का सबसे सरल तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को सिद्ध करने का सबसे सरल क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया गया है y = ae⁴mx + be⁴nx, इसको समीकरण 1 मानो, फिर x के सापेक्ष इसका अवकलन करो, क्योंकि आपको यहाँ पर d2y/dx² चाहिए तो 2 बार तो अवकलन करना ही पड़ेगा। एक बार अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर a(m⁡e⁴mx)। देखिए a बाहर हो जाएगा, e⁴mx का अवकलन m⁡e⁴mx होगा। फिर be⁴nx का करोगे तो ये आपका हो जाएगा bn⁡e⁴nx, इसको मानेंगे समीकरण 2 और इसका पुनः हम अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि हमको d2y/dx² चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा d2y/dx² बराबर, ये हो जाएगा am⁡e⁴mx का करेंगे तो हो जाएगा m⁡e⁴mx, तो m का गुणा हो जाएगा m²e⁴mx। इसी तरीके से हो जाएगा bn² कितना हो जाएगा nx। ओके, तो इसको मान लेंगे क्या भाई, समीकरण 3। अब हमको जो चीज़ सिद्ध करना उसका LHS भाग ले लेंगे। LHS भाग में हमारा है d2y/dx² -m + n dy/dx प्लस का mny = 0। ये चीज़ है। हम करेंगे क्या, इसमें d2y/dx² की जो वैल्यू है उसको उठा के रख देंगे am²e⁴mx + bn²e⁴nx -m + n। और देखिए d/dx की अगर बात करें तो d/dx का जो मान है वो रख दीजिए am⁡e⁴mx + bn⁡e⁴nx प्लस लगाइए mny है तो mn हो गया, y की वैल्यू जो ऊपर है ऊपर से रख दीजिए ae⁴mx + be⁴nx। अब आपको केवल क्या करना है, गुणा करना और काट देना है, 0 ही आएगा। देखिए कैसे, ये हो गया am²e⁴mx + bn²e⁴nx, यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का am²e⁴mx, ठीक। फिर m का गुणा जब इससे होगा तो हो जाएगा bmn और प्लस माइनस का गुणा भैया यहाँ माइनस होगा bmn⁴nx। फिर यहाँ पर n का जो गुणा होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा amn⁴mx, ठीक है।
और जब इस माइनस एन का गुणा इससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। गुणा आपको बहुत सावधानी के साथ करना है। यहाँ जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब ये प्लस का देखिए, ये माइनस का देखिए, ये ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस का देखिए, ये माइनस का जीरो। और यहाँ पर देखोगे तो ये आपका बी एन ई स्क्वायर एन एक्स, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। किससे? ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा जो कि जीरो के बराबर होगा। और RHS में भैया आपको यही चीज़ तो प्रूफ करनी थी। ये बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 के खा पार्ट की ओर, है ना। 5 के खा पार्ट की ओर, तो 5वें का खा पार्ट में दिया गया है कि एक आव्यूह दिया गया है। इस क्वेश्चन को मैंने एक सेट में अभी सॉल्व कराया है। एक आव्यूह दिया गया है और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया है। ठीक है, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया तो वहाँ पर भी बताया कि ऐसा क्वेश्चन आता जरूर है। एक आव्यूह दिया गया, दूसरा आव्यूह बी आव्यूह दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर जो आव्यूह दिया गया 6 8 7 9, एक ये 2x2 कोड के आव्यूह हैं, तो इन्हें लगाना बहुत आसान है। ठीक, अब सिद्ध क्या करना है, तो आपको सिद्ध करना है ए बी का जो होल इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स। अभी पिछले सेट में मैंने आपको सॉल्व भी कराया, कई बार बताया कि ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, पहले दोनों आव्यूहों का मल्टीप्लाई करोगे, आपको एक 2x2 कोड का आव्यूह मिलेगा, उसका इन्वर्स कर देना, ए बी इन्वर्स आ जाएगा। RHS को, ये LHS हो गया, फिर RHS सॉल्व करोगे, RHS में पहले बी का इन्वर्स निकाल लेना, फिर ए का इन्वर्स निकाल लेना और उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। 2x2 कोड का आव्यूह आएगा, जो आव्यूह आएगा वो इसके बराबर होगा, बस LHS RHS बराबर हो जाएगा। और किसी दिए गए आव्यूह का इन्वर्स निकालने के लिए पहले उसका मॉड निकालते हैं, क्योंकि 1/mod A एडजॉइंट ए, ये इसका सूत्र होता है किसी भी आव्यूह के इन्वर्स निकालने का। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का गा पार्ट, ये एक प्रायिकता का गजब का क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छा समझना, सबसे आसान भाषा में आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, इसको रफ कर दे भाई यहाँ पर, चलिए इसे रफ कर देते हैं भाई। प्रायिकता का ये क्वेश्चन 5 नंबर में है, इसे आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। समझिए बस, क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन में दम नहीं, फिर समझ लो ये बहुत तगड़ा सवाल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, प्रायिकता का जो अगला क्वेश्चन है भैया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि 3 छात्र हैं, किसी परीक्षा में बैठते हैं। एक छात्र मान लेते हैं ए है, एक बी है, एक सी है, और उनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकता दी गई। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, छात्र मान लेते हैं ए के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्या दी गई है, उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, इसको मान लेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो दी गई है 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या ए बार की वैल्यू 1 - 1/3 बराबर 2/3, निकाल लीजिए, भी काम आएगी। उसके बाद छात्र बी के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 1/4 दिया गया। कितना दिया गया भैया, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 1/4, 4 1 कम 4, 4 से 1 गया 3/4। आई बात समझ में। इसी तरीके से जो छात्र सी यानी तीसरा छात्र जो है, इसकी जो उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर दिया गया है। कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया गया है 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 1/5, 5 कम 5, 5 से गया 4/5। तीनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता दी थी, मैंने ना उत्तीर्ण होने की प्रायिकता निकाल ली। अब प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि इनमें से कम 2 के परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, कम से कम 2 के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। अब आप एक चीज़ बताओ, 3 लोग हैं, अगर मान लीजिए पहला P1 है, मान लीजिए पहला P1 है, दूसरा P2 है, तीसरा P3 है, तीनों उत्तीर्ण हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2 उत्तीर्ण हो तो तीनों भी उत्तीर्ण हो सकते हैं। मेरी बात को समझिएगा, तीनों भी उत्तीर्ण हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2 हो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तीनों उत्तीर्ण हो सकते हैं। फिर कम से कम 2 उत्तीर्ण हो, मतलब ये स्थिति भी आ सकती है कि P1 उत्तीर्ण हो जाए, है ना, और P2 उत्तीर्ण हो जाए और P3 जो है उत्तीर्ण ना हो, यानी P3 के उत्तीर्ण ना होने की प्रायिकता। फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि P1 उत्तीर्ण हो जाए, P2 ना उत्तीर्ण हो और P3 उत्तीर्ण हो जाए, क्योंकि कम से कम 2 उत्तीर्ण जरूर होना चाहिए। तो ये उत्तीर्ण हो गया, ये तो मान लीजिए P2 नहीं उत्तीर्ण हुआ। और एक कंडीशन बन सकती है, क्या कंडीशन बन सकती है, कंडीशन ये बन सकती है कि P1 अनुत्तीर्ण हो जाए
और P2 और P3 उत्तीर्ण हो जाएं, तब भी यहाँ पर कम से कम 2 उत्तीर्ण हैं। इतनी कंडीशन बन सकती है, बस सबकी प्रायिकता रख के जोड़ दीजिए। देखिए तीनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता पता है 1/3 गुणे 1/4 गुणे में 1/5। P1 है उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 1/3 1/4 और न उत्तीर्ण होने P3 बार है, मतलब इसके न उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 4/5 प्लस P1 1/3 और इसका मान कितना है 3/4 और P3 का मान कितना है, P3 का मान 1/5, गलती नहीं कीजिएगा। P1 के न उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 2/3 है ना, 1/4 1/5। इन सब को केवल आपको सॉल्व कर लेना है, बस सॉल्व करने पर 1/6 आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सॉल्व तो कर ही लोगे कि नहीं कर पाओगे, सॉल्व कर लेना, देख लेते हैं 1/6 ही आएगा कि हमने बता ही दिया। हमारे समझ से 1/6 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, अभी पता नहीं कहाँ चला गया, आंसर 1/6 ही आ रहा था शायद। ठीक, निकाल लेना आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन भैया देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में और एक गजब का क्वेश्चन मैंने आप सभी के समक्ष उठाया है, 1/6 आएगा, ठीक है। 5वें का जो घ पार्ट है इसमें कहा जा रहा है कि निम्न वैरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण। ये तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, रैखिक प्रोग्रामन की समस्या सॉल्व करना सभी के लिए आसान है। फिर चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंगा पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का अंगा पार्ट। अंगा पार्ट में क्या गया है कि सिद्ध कीजिए लिमिट 0 to π/2। कितनी बार मैंने हज़ारों बार इस क्वेश्चन को बताया है, लेकिन नहीं बताएंगे तो आप कहेंगे कि सर जी तो सारे क्वेश्चन छुड़वाए दे रहे हैं। dx अपान में 1 + √tan x बराबर सिद्ध करना है π/4। ये चीज़ सिद्ध करना है। जब मैंने निश्चित समाकलन की मैराथन क्लास दी तो उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन कराए हैं। इसमें क्या करेंगे, LHS ले लेंगे हम, ठीक। LHS में इसको I बराबर मान लेंगे लिमिट 0 to π/2 और dx अपान में 1 + √tan x को लिख सकते हैं √sin x बटे में √cos x, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा I = लिमिट 0 to π/2 cos x का गुणा 1 से हो जाएगा और हर को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो हो जाएगा √cos x बटे में √cos x प्लस √sin x। अब इस फलन को ऐसे करने के बाद हमने आपको प्रगुण बताया कि लिमिट 0 to a f(x) dx किसके बराबर होता है, लिमिट 0 to a f(a - x) dx। अपर लिमिट से x को माइनस करके लिखा जा सकता है। अब ये हो जाएगा I = लिमिट 0 to π/2 और ये हो जाएगा √cos x के स्थान पर अपर लिमिट यानी π/2 - x, नीचे भी आपका यही हो जाएगा cos x के स्थान पर अपर लिमिट -x प्लस √sin x के स्थान पर अपर लिमिट -x और ये आपका हो जाएगा dx। अब जब ऐसा करेंगे तो देखिए हमें मिलने वाला क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसा करने पर हमें क्या मिलने वाला है, ऐसा करने पर हमें मिल जाएगा I = लिमिट 0 to π/2 √cos 90 - θ x किसके बराबर हो जाएगा, √sin x के, नीचे आपका हो जाएगा √sin x प्लस √cos x और ये आपका हो जाएगा dx। अब इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक, और इसको समीकरण 1 मानेंगे और वही पुराना काम कर देंगे समीकरण 1 + 2 से। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे, LHS जुड़ेगा, I आपका हो जाएगा 2i और लिमिट 0 to हो जाएगा π/2। हर दोनों के सेम है, केवल आगे पीछे लिखे हैं तो एक हल ले लेंगे √sin x प्लस √cos x, ऊपर आपका हो जाएगा √sin x प्लस √cos x। दोनों चीज़ें सेम होने की वजह से कट जाएंगी। 2i बराबर लिमिट 0 to π/2 और यहाँ पर केवल dx हो जाएगा, dx का समाकलन x हो जाएगा लिमिट 0 to π/2 हो जाएगा। x में लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो इस तरीके से आएगा π/2। लेकिन हम i का मान निकालेंगे ना, हमको 2i का मान थोड़ी निकालना है, हमें तो i का मान चाहिए। तो हम i का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो π/2 था, 2 उधर जाएगा तो π/4 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में आपको यही चीज़ तो लानी थी भैया, बताओ प्रूफ हुआ क्वेश्चन कि नहीं हुआ। क्वेश्चन अच्छे से प्रूफ हो गया। देखिए आज थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको मैं क्लास नहीं दूंगा, तो मैं क्या करता हूँ क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बना पा रहा हूँ। तो ये जो है मैंने 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए।
जो 8 नंबर वाले प्रश्न हैं या जो अभी बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम शाम तक आपको एक क्लास अलग से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, उसमें सारे हम 8 नंबर वाले प्रश्नों को ले लेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग शाम को रेडी रहिएगा। अब आज के लिए इतना ही, ठीक है। और सुबह अब ये आप सभी लोगों की क्लास इतनी मजबूत हो गई होगी भैया ना, इतना समझाया समझ में आ गया होगा। शाम को आपको फिर मिलते हैं हम 8 नंबर वाले प्रश्नों के साथ और दोपहर में भी एक क्लास के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।